नमस्कार मित्रों, आज सीधू ने तट में हमारे साथ भोपाल से डॉक्टर राकेश पाठक जी जुड़े हैं। वैसे तो वो कोई परिचय के मोहताज नहीं है, देश के वरिष्ठ संपादक रहे हैं और मिलिट्री साइंस में आप पीएचडी करे हुए हैं और बेबाक अपने मंतव्य व्यक्त करने के लिए आप मशहूर हैं। और गांधी जी का कोई यदि अपमान करता है, देश का अपमान करता है, तो आप अदालत में भी, फिर वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हो या और कोई हो, राकेश जी कभी उनको छोड़ते नहीं है। तो ऐसे राकेश जी के साथ आज हम बात करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी अपने प्रधानमंत्री काल में सबसे लंबे विदेश दौरे से लौटे हैं। वैसे जाना तो उनको था ब्रिक्स के शिखर परिषद में, ब्राजील जाना था, रियो डी जानेरो जाना था, मगर काफी कुछ अवार्ड भी बटोरना था, काफी कुछ विदेश यात्राएं करना था, कुछ देश बाकी रह गए थे, तो वो वहां पर भी हो आए और 5-5 देशों की यात्रा से लौटे हैं। इन देशों की विदेश यात्रा से देश को क्या लाभ हुआ, इस पर हम आज राकेश जी को अनुरोध कर रहे हैं कि आप अपनी बेबाक जबान में हमें और हमारे दर्शकों को बताएं। राकेश जी, आपका स्वागत है और रेस्ट इज योर टर्न नाउ सर। बहुत धन्यवाद सर। बातचीत नरेंद्र मोदी से हो रही है और उनके विदेश भ्रमण से हो रही है, तो मुझे निदा फाजली साहब का एक शेर याद आता है। इरशाद। नक्शा उठा के कोई नया शहर ढूंढिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात होगी। हाय 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 तो हाय हाय। नरेंद्र मोदी जी कह सकते हैं, नक्शा उठा के कोई नई पृथ्वी ढूंढिए, इस धरती पर तो सबसे मुलाकात होगी। वाह। दुनिया में कितने देश अब बचे होंगे जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं गए। जी। यद्यपि एक आम भारतीय होने के नाते डॉक्टर हरि देसाई हो, डॉक्टर राकेश पाठक हो, कोई भी हिंदुस्तानी, उसे गर्व होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु है। पूरी दुनिया में उसकी इतनी धाक है कि हर देश में पलक पावड़े बिछाकर लोग उसका स्वागत करते हैं, और न केवल स्वागत करते हैं बल्कि अपने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान भी हमारे प्रधानमंत्री को देते हैं। यहां तक हम सब लोगों को गर्व करना चाहिए, इसमें हमें बिल्कुल आपत्ति नहीं है सर। जी। लेकिन उनकी यात्राओं से अंततः देश को क्या हासिल होता है? जब प्रधानमंत्री किसी देश में जाते हैं तो उस देश के साथ हमारे क्या कारोबारी रिश्ते हैं, कौन से समझौते होते हैं, कौन से आयात निर्यात के ऐसे समझौते होते हैं जो भारत के हित में हो। क्या उनके दौरों से जब देश को जरूरत होती है तब वे देश हमारे साथ खड़े होते हैं? जैसे अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय कितने देश हमारे साथ खड़े हुए? ये सारे सवाल हैं जिनकी मीमांसा होनी चाहिए। जी। मैं फिर दोहरा देता हूं, मुझे उनको सर्वोच्च सम्मान कितने भी देशों के मिल जाए, संयुक्त राष्ट्र संघ में शायद 189 या 200 के करीब देश पंजीकृत हैं, कुछ देश ऐसे भी हैं जिनका संयुक्त राष्ट्र संघ में पंजीयन नहीं है, वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाए, उनका सम्मान तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। लेकिन उनके जाने से, उनके गले मिलने से, वहां के मुखिया को झप्पी देने से देश को क्या हासिल होता है, ये उससे भी बड़ा सवाल है। थोड़ी सी बात सम्मान की भी कर लेते हैं सर। जैसे अभी वे साइप्रस गए थे, इससे पिछले वाले दौरे, असल में वे भारत आते हैं, ये ज्यादा बड़ी खबर। अब हेडलाइन ये बननी चाहिए कि भारत के प्रधानमंत्री भारत आए। जी। जी। उनका देश आगमन पर भव्य स्वागत। जैसे नेता लोग अपने शहर पहुंचते, हमारे यहाँ ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया जब भी आते हैं तो उनका स्वागत हर बार होता है, चाहे भले ही वे 2 दिन बाद आए, हर तीसरे दिन आए तब भी रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर, और बैनर उसी तरह से लगते हैं, नगर आगमन पर भव्य स्वागत। तो ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री के भारत आगमन पर हर बार उनका स्वागत होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं इस वक्त वे भारत के प्रवास पर हैं, रिपब्लिक ऑफ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के प्रवास पर है। मैं बात कर रहा था सम्मान।
साइप्रस की। सर उनको साइप्रस में एक सम्मान मिला है, वो किसके नाम का है? वो है साइप्रस के राष्ट्रपिता आर्क बिशप मार्कोरियस तृतीय के नाम का। अब ये आर्क बिशप साहब कौन? ये साइप्रस की आजादी के सबसे बड़े महानायक। जब वो देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, जब वो लड़ाई लड़ रहे थे, उसका नेतृत्व कर रहे थे आर्क बिशप साहब। और जब बांगडुंग में पहला सम्मेलन हुआ एशिया अफ्रीका के देशों का, जो कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की आधारशिला वाला सम्मेलन था, उसके बाद ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन स्थापित हुआ। उस बांगडुंग सम्मेलन में साइप्रस के इस महानायक को बुलाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जिद पकड़ ली थी और उनके ही आग्रह पर आर्क बिशप मार्कोरियस तृतीय को वहां बुलाया गया। इसके बाद वे भारत आते थे, पंडित नेहरू के पास बैठे। तो जिसके नाम का पट्टा नरेंद्र मोदी गले में डाल रहे हैं, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के अनन्य प्रशंसक और समर्थक थे, उनके अनुयायी थे एक तरह से कहा जाए। और अब प्रधानमंत्री जहां जहां गए, अभी जो छोटे छोटे देशों में गए हैं जहां भारतीय मूल के लोग रहते हैं, वहां पर अभी जो 3-4 देशों की यात्रा में गए, जो दूसरा देश था ट्रिनिडाद टोबैगो। ट्रिनिडाद टोबैगो में गांधी जी मिल जाते हैं, पंडित नेहरू मिल जाते हैं, नेहरू जी के नाम की इमारत है, स्ट्रीट है। ट्रिनिडाद टोबैगो में 30 जनवरी और 2 अक्टूबर को राष्ट्रीय दिवस के रूप में बड़े स्तर पर आयोजन होते हैं। जी जी, वहां प्रधानमंत्री थे। लेकिन उन सब देशों ने क्या हमारा साथ दिया था हमारे बुरे वक्त में? हमारे घर पर हमला हो जाए तो हमारे वे पड़ोसी या दूर दराज के दोस्त रिश्तेदार अगर उस वक्त हमारे साथ ना खड़े हो, तो ऐसी दोस्ती, ऐसी रिश्तेदारी किस काम की? प्रधानमंत्री के विदेश दौरों से देश को कुछ नहीं मिलता। उनकी अपनी ब्रांडिंग, उनका जो सोशल मीडिया सेल है, आईटी सेल, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, वो इस तरह से बना देता है कि विश्व नेता है। अब एक चीज और जोड़ देता हूं इस प्रश्न पर से, फिर अगला प्रश्न आप कर लेते। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप जो सलूक कर रहे हैं देश के साथ, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, क्या वो हमारे विश्व गुरु होने की पुष्टि करता है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद 10 मई की शाम को डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा सीज फायर का ऐलान कर दिया, और तब से अब तक 22 या 24 बार, कोई कहता है 22 बार, कोई कहता है 24 बार, अपने इस दावे को दोहरा चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप जी। प्रधानमंत्री उसका खंडन क्यों नहीं कर रहे? विदेश सचिव के मार्फत एक बयान जारी करवा दिया कि 35 मिनट डोनाल्ड ट्रंप से बात हुई, उन्होंने कहा दो टूक कि इसमें किसी दूसरे तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं। खुद प्रधानमंत्री क्यों नहीं कह रहे? और अब तो वे पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे। चीन का नाम पहले नहीं लेते थे, अब उनके शब्दकोश में पाकिस्तान एक और ऐसा शब्द हो गया जिसका उच्चारण नहीं कर पा रहे हमारे प्रधानमंत्री। तो इन विदेशी दौरों से नरेंद्र मोदी की व्यक्तिगत छवि उनके समर्थकों की दृष्टि में बन सकती, बिगड़ेगी क्या? क्योंकि वे तो नॉन बायोलॉजिकल हैं। उनके समर्थक और प्रशंसक तो उन्हें महामानव मानते हैं। वॉर रुकवा देते हैं रूस और यूक्रेन का, और अपने देश का वॉर डोनाल्ड ट्रंप रुकवा रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि प्रधानमंत्री के ये दौरे खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना, सरकारी खर्च पर दौरे होते हैं। सही बात है सर। मैं इसमें एक जोड़ देना सप्लीमेंट करना चाहता था। जी प्लीज। नरेंद्र मोदी इतने स्वावलंबी हैं, उनको अपना प्रचार, अपना वो बोलते हैं ना, खुद अपनी वेबसाइट पर उन्होंने 32 से 34 अवार्ड जो मिले उनको, उसकी तस्वीर के साथ में वो अवार्ड किस देश के किसने दिए, वो सब उन्होंने बयां किया है। अभी किया है, अभी यानी 9 तारीख को, 9 जुलाई 2025 को, जबकि उनका प्रधानमंत्री पद जोखिम में है, क्योंकि आरएसएस जो भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था है, उसके सरसंघचालक और इनके अपने दोस्त भी माने जाते थे कभी, मगर वो देवता बनने के लिए निकले हैं
इसलिए उनको कई बार उन्होंने परोक्ष रूप से आलोचना भी करी, डॉक्टर मोहन भागवत ने। तो उन्होंने जब कहा कि 75 के आयु में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, तब से स्वयं मोदी जी अपना प्रचार खुद कर रहे हैं। NarendraModi.in करके उनकी अपनी जो वेबसाइट है, उस पर यदि आप जाएं और हमारे दर्शक भी जाएं, तो वो कितने स्वावलंबी हैं वो मालूम पड़ेगा। मगर सर, इस यात्रा में उनको जाना तो था केवल ब्रिक्स की शिखर परिषद में, और ट्रंप ने तो उनके मुंह पर बोल दिया था कि ब्रिक्स इज दैट। तब तो कोई उत्तर नहीं दे पाए थे। अब वहां जाके उन्होंने 2 सत्रों में भाषण किया। मेरे ख्याल से एक तो अंग्रेजी में भाषण करते हैं तो उच्चारण गलत होता है उनका, टेलीप्रॉम्प्टर पर वो पढ़ते हैं, तो हिंदी में करते हैं कि नहीं करते हैं मालूम नहीं है, क्योंकि कर सकते हैं, क्योंकि वो ट्रांसलेशन हो ही सकता है, डबिंग हो सकता है। मगर इसमें आपने ठीक ही फरमाया कि देश के लोगों के पैसों से ये विदेश यात्राएं करते हैं, और उन्होंने विक्रम स्थापित कर दिया है सर। आपको तो मालूम होगा, मेरे ख्याल से 72 से ज्यादा देशों की यात्राएं उन्होंने कर दी, और 90 के करीब यात्राएं करी, 90 के करीब। तो इससे फायदा क्या होगा? यानी विदेश में जाए जरूर, मगर फायदा तो अपने पक्ष में होना चाहिए ना। क्या अपेक्षा करते हैं आप? देखिए सर, पहले तो उनके वो जो स्वावलंबी होने वाली बात है, वे अपना खुद का प्रचार कर लेते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू और है सर। अभी कल परसों एक खबर भी आई इसके बारे में। जैसे अभी ब्राजील गए, उन्होंने पता नहीं कितने ट्वीट किए। मैं वेबसाइट से अलग ट्विटर उनके हैंडल पर जाना चाहता हूँ। जहां भी जी वे जाते हैं, उनके ट्विटर हैंडल पर, उनकी वेबसाइट पर, उनके यूट्यूब चैनल पर, जितने उनके सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हैंडल्स हैं, सब पर लगातार ट्वीट होते रहते हैं। आज मैं फला देश के प्रधानमंत्री से मिला, फिर वो डिनर की बात होगी, डिनर पर कोई XYZ और आया होता है, उससे भी मुलाकात की फोटो डालते हैं। जैसे ट्रिनिडाद टोबैगो में वे एक व्यक्ति से मिले जिसने गांधी जी का वैष्णव जन तो तेणे कहिए गाया था 2018 में कभी, गांधी जी की शायद, या उससे पहले, क्षमा कीजिए, गांधी जी की 150वीं जयंती। वो व्यक्ति उनसे वहां मिलने आया, उसकी फोटो भी डाली कि आज मैं इनसे मिला। लेकिन दुर्भाग्य की बात सर ये है, जो मैं दूसरे पहलू की बात करता हूँ, आप जिन देशों के मुखिया से मिलते हैं उनके ट्विटर हैंडल तो देखिए, क्या उन्होंने आपके साथ मुलाकात की फोटो डाली है? पिछले इस पूरे दौरे में उन देशों के मुखियाओं ने, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जो भी होगा, उनमें से किसी ने अपडेट नहीं किया कि आज मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला। उनके ट्विटर हैंडल खाली पड़े हैं। अभी बाकायदा किसी ने एक उसकी रील बनाकर शेयर की है कि आपने 40 ट्वीट किए अपनी इस विदेश यात्रा में, 4 देशों के मुखियाओं ने 4 ट्वीट नहीं किए आपसे मुलाकात को लेकर। तो मैं समझता हूं ये बहुत गंभीर विषय है। भारत के प्रधानमंत्री को इतना सस्ता, इतना हल्का नहीं होना चाहिए। छोटे छोटे देश हैं, नामीबिया की आबादी 30 लाख है शायद, 3.3 बिलियन, जी मिलियन, माफ कीजिए, बिलियन नहीं, मिलियन। तो इतने छोटे किसी भी देश का सम्मान इस नाते कम ज्यादा नहीं हो सकता कि उसकी जनसंख्या कितनी है। साइप्रस तो और भी छोटा है, बहुत छोटा सा देश है, हमारे देश के किसी एक संभाग से भी छोटा। जी लेकिन अगर वहां के देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आपसे मुलाकात का फोटो ट्वीट नहीं कर रहे, अपने देश को ये इत्तला नहीं दे रहे कि वे भारत जैसी महाशक्ति के प्रधानमंत्री से मिले हैं, तो ये चिंता की बात। अब आपके उस दूसरे विषय पर आते हैं जो डॉक्टर मोहन भागवत के बयान के बाद चर्चा में आया। बड़ी मजेदार बात, खुद डॉक्टर मोहन भागवत 75 साल के होने वाले, उसी महीने में होने वाले सितंबर में, नरेंद्र मोदी से चंद दिन पहले होने वाले, शायद 10 दिन पहले या 6 दिन पहले, शायद 6 या 7 दिन पहले। यद्यपि आरएसएस कोई पंजीकृत संगठन नहीं, उसका तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, उसका कोई ऐसा विधान नहीं है कि वहां सरसंघ चालक कितनी उम्र तक रह सकता है या नहीं रह सकता है। किसी को भी कभी भी हटाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक स्वघोषित स्वयंसेवी संस्था है, उसका मुखिया 75 साल के बाद भी रहे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जी देश का प्रधानमंत्री भी रहे 75 के बाद, अगर वो स्वस्थ है,
मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, अगर वो जो हमारे निर्वाचक प्रक्रिया में लिखा हुआ है कानून में कि कौन कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, कौन नहीं लड़ सकता, उस नहीं लड़ सकने में मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति, दिवालिया और निर्धारित आयु से कम वाला। तो अगर जी प्रधानमंत्री जी पूरी तरह स्वस्थ हैं, दिवालिया नहीं है, दिवालिया हो ही नहीं सकता देश का प्रधानमंत्री, तो वे 75 क्या 95 साल की उम्र तक रह सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। मोरारजी लेकिन देसाई थे। हमारा, मोरारजी देसाई थे, इससे ज्यादा उम्र थे, बिल्कुल सही बात। लेकिन हमारा सवाल दूसरा है सर, आप तो अपने ही बनाए अघोषित नियम में फंस गए ना। यस। तो लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, यशवंत सिन्हा, सुमित्रा महाजन, जसवंत सिंह, इन सब लोगों को किस नियम से बलि चढ़ाया गया था कि 75 साल से ज्यादा वाले को टिकट नहीं मिलेगा। जी नरेंद्र मोदी जी ने इन सब लोगों को घर बिठा दिया। आज की तारीख में आडवाणी जी किस पीड़ा के साथ जी रहे हैं, इसकी कल्पना हम कर भी नहीं सकते। फिर जैसे जैसे 2024 करीब आने लगा, तो मोदी शाह एंड कंपनी को चिंता हुई कि कहीं ये नियम उल्टे बांस बरेली न लद जाए। तो अमित शाह ने कहना शुरू कर दिया कि पार्टी के विधान में कहीं नहीं लिखा कि 75 साल की उम्र में व्यक्ति रिटायर होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। भाई ऐसा कोई विधान में नियम नहीं था, संविधान में नहीं था पार्टी के, तो आडवाणी जी से लेकर सुमित्रा महाजन तक को क्यों रिटायर कर दिया गया? टिकट ही काट दिए गए। सुमित्रा महाजन का तो टिकट काट दिया, आडवाणी का टिकट काट दिया, अगली बार मुरली मनोहर जोशी का टिकट काट दिया। तो अब अमित शाह का ये कहना कि नरेंद्र मोदी 2029 2034 जब तक वे हैं तब तक देश की कमान संभालेंगे, देश को नेतृत्व देते रहे। तो मोहन भागवत अब यही तो पूछ रहे हैं कि आपने जो नियम बनाया था, प्रकारांतर से इशारे में बात कर रहे हैं। मोरोपंत पिंगले संघ के बड़े विचारक थे, हिंदुत्ववादी आंदोलन के बड़े चेहरे थे, फिलोसफर थे, हिंदुत्ववादी विचारधारा और अयोध्या आंदोलन के, राम मंदिर आंदोलन, उनकी जीवनी पर बोल रहे थे और सारी बातें उन्होंने मोरोपंत पिंगले के हवाले से कही कि जी मोरोपंत जी कहते थे कि जब आपकी उम्र 75 हो जाए तो बाजू हटो, दूसरों को मौका दें। लेकिन आज की तारीख में मोरोपंत पिंगले जी की दशकों पहले कही गई बात को दोहराना सीधे सीधे प्रधानमंत्री संकेत नरेंद्र है। मोदी की ओर इशारा है, संकेत। और यूं ही नहीं है, देखिए संघ और बीजेपी के रिश्ते, मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के रिश्ते पिछले 10 सालों से खराब चले आ रहे, अच्छे तो नहीं कहेगा। जी खुद नरेंद्र मोदी 10 साल तक संघ कार्यालय नहीं गए। फिर 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी कई बार नागपुर गए, अलग अलग कार्यक्रमों में, सरकारी कार्यक्रम में या किसी और कार्यक्रम, लेकिन वे हेडगेवार मंदिर नहीं गए। उसे हेडगेवार मंदिर कहा जाता है जहां डॉक्टर हेडगेवार और गुरु गोलवलकर की समाधियां बनी। जी वे अब गए जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने 11वीं साल में, क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी हो रही थी, लग रहा था कि एक तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे मोदी जी, अपनी मर्जी की कठपुतली को अध्यक्ष नहीं बना पा रहे, संघ ने उसमें वीटो लगा रखा। तो एक तो जी उसके लिए कुछ ना कुछ राय लेने गए होंगे, सहायता मांगने गए होंगे। दूसरा, 75 साल के लिए शायद अभयदान मांगने गए, लेकिन अभी तो मोहन भागवत उन्हें अभयदान देते हुए दिखाई नहीं दे रहे। मुझे मुझे लग रहा है कि मोदी जी चारों ओर से फंसे हुए लग रहे हैं और उनके भक्तों को अभी बहुत तकलीफ हो रही है ये वास्तविकता का स्वीकार करने में, क्योंकि संघ के सरसंघ चालक ये बात करते हैं। और कभी जेपी नड्डा ने कहा था कि अब तो हम बड़े हो गए हैं, हमें संघ संघ की की जरूरत जरूरत नहीं। नहीं। तो 24 में क्या हाल हो गया, उनको बहुमत भी नहीं मिला। हालांकि वो नारा लगा रहे थे 400 के पार और संविधान बदलना चाहते थे। तो अब क्या होगा मोदी जी का? देखिए सर, मोदी जी 2024 के जून महीने के पहले वाले मोदी नहीं रहे। वे जी अपने आप को पोज करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि नहीं कुछ नहीं बिगड़ा। 400 से 240 पर, 400 के नारे से, 400 तो कभी नहीं मिले उन्हें, 400 के नारे से 240 पर आ जाना छोटी घटना नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी ऐसा शो ऑफ करते हैं
ऐसा दिखावा करते हैं कि कहीं कुछ नहीं हुआ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, मैं तो जैसा पहले था वैसा ही अब भी। लेकिन अंदर खाने में जानते हैं कि उनका इकबाल अब वैसा बुलंद नहीं था, जी उनकी छवि वैसी नहीं रही, उनकी ताकत भी लगातार कम हो रही। अब वे दो सहारों पर चलाने वाली सरकार, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, वे जानते हैं इसमें से एक भी कंधा दाएं बाएं हुआ तो सरकार भर भरा कर गिर जाएगी। जय। अब संविधान झोला बदलने की लेके बात, चल देने का वक्त आ गया है अभी तो। झोला लेकर, बिल्कुल। तो इसलिए नरेंद्र मोदी की वो स्थिति अब नहीं है। दूसरा, संयोग से भी कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसमें बार बार नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर जाना पड़ा। जी किसान कानून वापस लेने पड़े, तब से लेकर अब अगर सबसे ताजा जातिगत जनगणना स्वीकार करनी पड़ी, जी उसका ऐलान करना पड़ा, तो उनके अंधभक्तों, उनके समर्थकों को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जिस नरेंद्र मोदी को वे महामानव, नॉन बायोलॉजिकल, ईश्वर का अवतार, ये सब माने बैठे थे। इसकी शुरुआत की थी अवधूत वाघ नाम के एक महाराष्ट्र के बीजेपी के प्रवक्ता ने। उन्होंने सर जी 2014-15 के बाद कुछ एक किसी इंटरव्यू में कहा था कि नरेंद्र मोदी जी भगवान विष्णु के 11वें अवतार। उसके बाद शिवराज सिंह, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जेपी नड्डा कह चुके देवताओं के भी देवता है नरेंद्र मोदी। लेकिन उस देवताओं के देवता, नॉन बायोलॉजिकल, युगावतार, महामानव की स्थिति ये है कि उसे वो सब करना पड़ता है जो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बताता है। और भाई राहुल राहुल तो गांधी तो कहते हैं, बाकायदा कहते हैं कि मोदी से मैं बाकायदा करा सकता हूँ, आप कहो। ये कहते हैं सिस्टम उनका, काम में जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। सरकार तुम्हारी, तुम्हारा सिस्टम मेरे मुताबिक काम करेगा, मैं जो चाहूँ वो करवा सकता हूँ। तो ये सारी चीजें मोदी भक्तों को बर्दाश्त नहीं हुई। और अंतिम जो 100 सुनार की एक लोहार की चोट पड़ी है, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा होना पड़ रहा है। खुद नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप के सामने निरुत्तर है। सीज फायर का ऐलान तीसरा पक्ष यानी अमेरिका कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। जी सेना के बड़े बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि नुकसान हुआ है, जहाज गिरे हैं। जी सरकार मुंह नहीं छुपा पा रही। तो नरेंद्र मोदी की छवि में लगातार क्षरण हो रहा है, उसका ह्रास हो रहा है। उनकी जो माइटी हिमालयन मैन वाली इमेज थी, वो अब दरक चुकी है पूरी तरह। जी वे आदमकद हो गए। यही नरेंद्र मोदी और उनके समर्थकों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी पीड़ा का सबब है। इससे निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। पहलगाम के बाद ऐसा लगा था, ऑपरेशन सिंदूर के चलते में ऐसा लगा था कि मोदी ने फिर से एक बार बहुत बढ़त ले ली है। लेकिन जिस तरह युद्ध को रोकना पड़ा, अमेरिका का हस्तक्षेप स्वीकार करना पड़ा। जी अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी कुछ नहीं कह पाते, बगल में डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कह देते हैं। अब यस लगातार टैरिफ थोपने की बात कर रहे हैं। तो पूरा देश अब धीरे धीरे उन कुछ लोगों को छोड़कर जिनकी आंखों पर भक्ति की पट्टी बंधी है, पूरे देश को समझ में आ रहा है कि नरेंद्र मोदी अब उतार पर है, ढलान पर है। और जी इस समय उनके ढरकते समय डॉक्टर मोहन भागवत धीरे से एक धक्का लगाने आ गए। जी वाह। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा विश्लेषण किया। और मेरे ख्याल से ये अंधभक्तों की जो टोली है, जो अभी भी आंखें बंद करके बैठी है, उनकी भी आंखें खोलने का वक्त आ गया है। और मुझे डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने संविधान का फाइनल ड्राफ्ट देते हुए जो कथन कहा था, वो मुझे उसका स्मरण हो रहा है। उससे हम अंत करेंगे कि धर्म में भक्ति, धर्म में भक्ति ये मोक्ष का मार्ग है, मगर राजनीति में भक्ति तानाशाही की ओर और गिरावट की ओर ले जाने वाला निश्चित मार्ग है। ये आपने 25 नवंबर 1949 को फाइनल ड्राफ्ट जब प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और भाषण किया, उसमें नरेंद्र मोदी उसी भाषण को कई बार कोट करते हैं, मगर ये कथन कभी नहीं उच्चारण करते इसका। और मैं आए दिन लेख में भी और अपने एपिसोड में भी इसका जिक्र करना चाहता हूं और करता रहा हूं। सर, आज आपने बहुत शॉर्ट नोटिस पर हमारे साथ जुड़ने का और बहुत अच्छा विश्लेषण करने का आपने हमें अवसर दिया। उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं और इंशाल्लाह फिर से मिलेंगे।
जरूर नमस्कार। सर, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नमस्कार।